गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर था, इस चैप्टर का आज दूसरा क्लास है, सेकंड सेशन है। पिछले वाले सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली है क्या, क्यों मॉलिक्यूल्स केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड था, वो कैसे हो रहा था। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल में जो बॉन्डिंग था, वो कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, कैटायन एंड एनायन, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए थे उस वाले सेशन में। तो इस वाले सेशन में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड है, कुछ कुछ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड तुम लोग का बुक में दिया हुआ है, जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम या लीव्स डॉट डायग्राम बनाना होगा, वो आएगा, सवाल पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इससे ये पढ़ने से पहले हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि क्यों इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड इतना स्टेबल होता है। क्योंकि हम लोग बोले थे कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है वो बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही स्ट्रांग है, और जो कोवैलेंट कंपाउंड था वो बहुत ही वीक था, बहुत ही मतलब इतना स्ट्रांग नहीं था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के मुकाबले में। तो सवाल है, ये जो आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये बहुत ही स्टेबल क्यों है। देखो, आयनिक कंपाउंड पहली बात तो है कि आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन दोनों चीज़ों से बना होता है, ठीक है। और पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन बोलते थे, नेगेटिव आयन का एनायन बोलते थे। अब ये जो पॉजिटिव आयन और कैटायन और ये जो नेगेटिव आयन और एनायन, इन दोनों का बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। उसका नाम क्या था, उसका नाम बताए थे पिछले सेशन में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में काम कर रहा है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके वजह से आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बहुत ही स्टेबल है, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं रहता तो प्लस और माइनस, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को दोनों एक साथ तुम कभी नहीं रख पाते। ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक कंपाउंड क्या बहुत ही स्टेबल है, ठीक है। क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमेशा क्या, दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में काम करता है। और ये तो यहाँ पे तो एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन है, मतलब दो ऑपोजिट चार्ज है। तो आंसर क्या होगा कि आयनिक कंपाउंड स्टेबल इसलिए है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस, दैट्स वाई, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का, जैसे कि हम मान लो NaCl हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, देखो बुक में तुम लोग का दिया हुआ है। मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, MgCl2, ठीक है। उसके बाद जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड KBr हो सकता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड CO ये हो सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड क्यों इतना स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो तुम लोग का बुक में दिया हुआ है स्ट्रक्चर्स, कुछ कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मेनली तीनों कंपाउंड को यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पहला वाला जो NaCl, इसका दिया होगा, ठीक है। उसके बाद MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका दिया है। उसके बाद CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका दिया है। तीनों का जो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जिसको लीविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, दोनों ही सेम है, लीविस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वो टोटली क्या है, इस इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड, इसके ऊपर बेस है, ठीक है। तो तीनों दिया हुआ है, तीनों में से एक एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम करके दिखाओ। तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने पहले NaCl से हम लोग स्टार्ट करते हैं, NaCl और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम के लिए तुम्हें पहले सोडियम जो है यहाँ पे मेटल, और क्लोरीन तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है, मतलब सोडियम पॉजिटिव होगा और क्लोरीन तुम्हारा नेगेटिव होगा, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। क्योंकि कभी भी अगर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड बोला जाएगा एग्जाम्पल में, हमेशा याद रखना उसमें एक मेटल रहता है, एक नॉन मेटल रहता है, मतलब एक पॉजिटिव आयन रहेगा, एक नेगेटिव आयन रहेगा, ठीक है। नहीं तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले सोडियम क्या करेगा, सोडियम के पास सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, ठीक है। इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम हम लोग दिखाएंगे तो कितना होगा, 2 8 और 1 11, ठीक है। मतलब क्या है, लास्ट सेल में एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो उसका जो नियरेस्ट नोबेल गैस है, जो कि नियॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें आ जाएगा। मतलब क्या, एक तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देने से उसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्टेट स्टेट हो जाएगा, और वो स्टेबल हो जाएगा। मतलब सोडियम क्या करेगा, हमेशा एक तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश करेगा, करके सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, 2 8 और 1, और इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा। मतलब ये जो सोडियम है ये एटम था,
ठीक है। और इस कंडीशन में सोडियम को तुम लोग क्या बोलोगे कि न्यूट्रल है, क्योंकि एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। और सोडियम प्लस, ये सोडियम प्लस अगर फॉर्मेशन होगा सोडियम से, तब इसको तुम एटम नहीं बोल पाओगे, ये तब हो जाएगा क्या, आयन, मतलब पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन, ठीक है। ये सोडियम प्लस मतलब पॉजिटिव आयन, ये Na प्लस आयन, ये अभी तुम न्यूट्रल नहीं बोल सकते क्योंकि ये आयन है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखना बुक में सब कुछ दिया हुआ है तुमको। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है, हाउएवर आफ्टर गिविंग अप वन इलेक्ट्रॉन द सोडियम एटम इज नो मोर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सोडियम एटम जब तक इसके ये सोडियम फॉर्म में था, मतलब जब तक इसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है तब तक ये न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, करके सोडियम से सोडियम प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो न्यूट्रल नहीं है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयन बोलेंगे। इट हैज़ 11 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस बट ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये क्या है, सोडियम प्लस, ठीक है। सोडियम प्लस का क्या होता है, सोडियम का अगर हम डिटेल्स देखेंगे तो सोडियम होता है 11 Na23, मतलब ये हो जाएगा इसका मास नंबर, ये हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। मतलब अगर सोडियम का हम लोग बात करेंगे तो 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें क्या 11 तो प्रोटॉन है, 11 तो इलेक्ट्रॉन से, और 23 माइनस 11 करेंगे तो 12 तो न्यूट्रॉन से, ठीक है। लेकिन वही अगर हम सोडियम प्लस का बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें अभी 11 तुम्हारा एटॉमिक नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक ठो इलेक्ट्रॉन तो चला गया। मतलब क्या होगा, 10 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 10 ठो इलेक्ट्रॉन होगा तो 10 ठो प्रोटॉन भी होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है उतना ही प्रोटॉन्स रहता है। इसलिए वहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज़ 11 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस बट ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे देखो 11 प्रोटॉन्स सोडियम में है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब सोडियम प्लस फॉर्मेशन होगा उसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स ही होगा, 11 प्रोटॉन्स ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर तो नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब 11 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 10 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और प्रोटॉन नंबर सेम रहेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि प्रोटॉन नंबर तो डिक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ है। मतलब 10 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 11 ठो प्रोटॉन रहेगा सोडियम प्लस में। वही कंपेरिजन में अगर तुम सोडियम में जाएंगे तो उसमें देखो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद था, इसीलिए ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है उतना नंबर इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसीलिए ये बैलेंस हो गया। लेकिन वो सेम चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन घट गया। मतलब क्या, ये अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा, इसमें 10 ठो इलेक्ट्रॉन है और उसके मुकाबले 11 तो प्रोटॉन है, मतलब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया अभी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया था सोडियम प्लस में, ठीक है। अच्छा, मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो गया अभी, जिसके चार्ज कितना है, जिसका चार्ज है अभी बोलेंगे इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है +1। समझ में आया। अच्छा, उसके बाद देखो नीचे एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है, साइड बाय साइड सोडियम और सोडियम प्लस का कंपैरिजन किया हुआ है। देखो प्रॉपर्टी कुछ हिस्से में डिवाइड किया है, जैसे कलर पहले आता है, सोडियम का कलर कितना है, सिल्वर वाइट है, वैसे ही सोडियम प्लस मतलब Na+ का जो कलर है वो कलरलेस है। मतलब क्या, प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें देखो सोडियम में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा है, सोडियम प्लस में ऐसा नहीं है, चेंजेस है। मतलब क्या, प्रॉपर्टी भी थोड़ा बहुत अलग होगा, एकदम सेम नहीं होगा। उसके बाद देखो केमिकल एक्शन, सोडियम क्या है, वेरी एक्टिव है, सोडियम प्लस क्या है, इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि सोडियम प्लस तो और रिएक्शन करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि सोडियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2 और 8 है, मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है जो कि स्टेबल है। मतलब क्या, ये सोडियम प्लस और रिएक्शन करेगा ही नहीं, इसलिए इनएक्टिव है। और वही सोडियम क्या, सोडियम के लास्ट सेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो वो रिएक्शन करेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के सोडियम प्लस में जाने की कोशिश करेगा। मतलब सोडियम क्या होगा, इनएक्टिव होगा, सोडियम क्या होगा, वेरी एक्टिव होगा, और सोडियम प्लस इनएक्टिव होगा। तो ऐसे कुछ कुछ देखना दिया हुआ है। उसके बाद देखो प्रॉपर्टी वैलेंस सेल है, सोडियम में क्या है, सोडियम का जो वैलेंस सेल है वो इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल, मतलब इसका बात कर रहा है, सोडियम का बात कर रहा है, इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल। इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि सोडियम का अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एम सेल का कैपेसिटी कितना, 1 तो नहीं, 1 से ज़्यादा कैपेसिटी है एम सेल का। मतलब क्या, ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल। वैसे ही अगर सोडियम प्लस में तुम चले जाओगे, सोडियम प्लस का क्या, कंप्लीट वैलेंस सेल है, क्योंकि सोडियम प्लस का क्या है, सोडियम प्लस में अगर तुम देखोगे तो ये के सेल है, ये एल सेल है। एल सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और 8 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या, ये पूरा कंप्लीट है, मतलब इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट रहेगा सोडियम प्लस का, और सोडियम का आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट रहेगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है सोडियम और सोडियम प्लस के बीच में, ये पढ़ोगे, क्योंकि तुम लोग का जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये सवाल है, कहीं पे देखना तुम लोग के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में ये सवाल है कि कंपेयर करो सोडियम और सोडियम प्लस के बीच में, तब ये काम आएगा। तो ये उसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो दिया है क्लोरीन वाला, तो सोडियम में हो गया मेरा। अभी क्लोरीन के बारे में आते हैं। देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसका अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, KLm, मतलब 287। तो मतलब एम सेल में लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो अगर
क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन मैनेज कर लेगा कहीं से तो लास्ट सेल में उसका क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि स्टेबल है। मतलब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब क्या उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, वही Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसमें। मतलब क्या ये क्लोरीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एटम है, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सेम रहेगा। वैसे ही क्लोरीन माइनस को हम लोग एटम नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे क्या, नेगेटिव आयन और एन आयन। ये न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर क्लोरीन का हम लोग देखेंगे, क्लोरीन का तुम्हारा कितना आता है, मास नंबर 35 और एटॉमिक नंबर 17 आता है, 17 मतलब क्या इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 प्रोटॉन भी है, और 35 माइनस 17 मतलब 18 न्यूट्रॉन है। वैसे ही अगर Cl माइनस का बात करेंगे तो इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और प्रोटॉन नंबर जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन का तो कोई चेंजेस नहीं है। मतलब 17 प्रोटॉन रहेगा और 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। समझ में आ रहा है, 17 प्रोटॉन रहेगा और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है। मतलब क्या, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या डिफरेंस हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच में। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेगा, लेकिन और जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा, उसी के वजह से Cl माइनस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। मतलब वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, एज अ होल Cl माइनस क्या होगा, एनायन हो जाएगा, मतलब वो न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे सोडियम और सोडियम प्लस के बीच में कंपैरिजन हम लोग देखे थे, सेम Cl और Cl माइनस बीच में देखो चार्ट करके कंपैरिजन दिया हुआ है, क्योंकि Cl और Cl माइनस दोनों तो अलग है। इसको हम क्लोरीन बोलेंगे Cl को, और Cl माइनस को क्लोराइड आयन बोलेंगे, क्लोरीन नहीं है वो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉपर्टी अलग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में दोनों में डिफरेंस है। तो देखो प्रॉपर्टी दिया हुआ है, पहली बात तो कलर दिया हुआ है। देखो क्लोराइड एटम अगर है और क्लोरीन एटम अगर है, तो देखो उसमें Cl में क्या येलोइश ग्रीन कलर है, और क्लोराइड एनायन में क्या कलरलेस है वो। उसके बाद देखो वैलेंस सेल में, देखो वैलेंस सेल वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरीन एटम है वो उसका जो वैलेंस सेल है, वो वैलेंस सेल इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल है। क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल कितना है, ये इसका KLM करेंगे। देखो क्लोरीन का अगर देखेंगे तो M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, M का कैपेसिटी तो 7 से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए। M सेल में 7 से ज़्यादा कैपेसिटी है। M सेल का अगर कैपेसिटी हम लोग देखेंगे कि M सेल कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, वो 7 से ज़्यादा है। मतलब क्या, जो लास्ट वाला सेल है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए इनकम्प्लीट वैलेंस सेल। लेकिन वही अगर Cl माइनस में हम जाएंगे तो इसको अगर KLM करेंगे, देखो KL ऐसे करेंगे तो यहाँ पे भी M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि M यहाँ पे लास्ट सेल है। तो वो वाला एक रूल था, हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में, कि लास्ट अगर सेल है तो उस सेल में क्या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएगा, मैक्सिमम 8 ही हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि M सेल का कैपेसिटी ज़्यादा होने के बावजूद भी M सेल में 8 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह पाएगा, क्योंकि M लास्ट सेल है। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि Cl माइनस में क्या वो कंप्लीट आउटर मोस्ट सेल है, जो कि Cl में नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि केमिकल एक्शन में, तो जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन बहुत ही एक्टिव है, क्योंकि क्लोरीन का जो लास्ट वाला सेल है वो इनकम्प्लीट है। मतलब वो रिएक्शन करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि लास्ट वाला सेल तुम्हारा ऑक्टेट फिलअप नहीं कर रहा है। तो क्लोरीन बहुत ही एक्टिव है, और Cl माइनस क्या एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसका लास्ट वाला सेल तो ऑलरेडी फिलअप है। तो Cl माइनस एक्टिव नहीं आएगा, वो इनएक्टिव होगा। तो इस तरीके से कंपैरिजन पढ़ लोगे Cl और Cl माइनस के बीच में। ठीक है, अब देखो ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, तो इन दोनों को ध्यान से मतलब नज़र करो। Na प्लस और Cl माइनस में देखो क्या है, Na प्लस क्या होगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, और Cl माइनस को एक इलेक्ट्रॉन जरूरत था, तो वो क्या करेगा, Na प्लस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेके NaCl फॉर्मेशन करेगा। मतलब क्या Na और Cl में क्या एक इलेक्ट्रोवैलेंट तुम्हारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए NaCl को इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो इसको अगर ठीक तरीके से हम लोग डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो कैसा होगा, देखो, क्योंकि ये भी हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। ठीक है, देखो Na क्या है, ये सोडियम है। ठीक है, सोडियम में क्या रहता है कि सोडियम में देखो तीनों सेल है, KLM 2 8 और 1। सोडियम में 3 सेल रहता है, तो पहला वाला K सेल, दूसरा वाला L सेल, तीसरा वाला M सेल। ठीक है, तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला K सेल है, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बिठा दिए। L सेल में 8 है, तो यहाँ पे 2 बिठाए, 4 6 8। M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये Na है, सोडियम है। अच्छा, उसके बाद अगर क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन में भी तो तुम्हारा क्या KLM सेल है, मतलब 2 8 7 17। तो क्लोरीन अगर ये वाला है तो इसमें भी K सेल रहेगा, L सेल रहेगा और M सेल रहेगा। K में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखाते हैं, Cl का थोड़ा अलग से दिखाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में है, L सेल में 8 है, 2 4
6 ठो, 8 ठो। M सेल में 7 ठो इलेक्ट्रॉन है, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 6 ठो, 7 ठो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, क्योंकि ए ने क्या करेगा, एक ठो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये ए ने क्या करेगा, अपना जो लास्ट वाला सेल है उस वहां से एक ठो इलेक्ट्रॉन देगा। हमेशा याद रखना, जो लास्ट वाला सेल है उसी से देगा, एल और के से नहीं देगा, क्योंकि लास्ट वाला सेल यहाँ पे सोडियम में एम है, तो एम से एक ठो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सीएल को दे देगा। तो जैसे ही ए ने एक ठो इलेक्ट्रॉन सीएल को दे देगा, इसका पहले 2 8 1 था, जैसे ही एक टू इलेक्ट्रॉन ये दे देगा सीएल को, ये तुरंत क्या सोडियम प्लस बन जाएगा। मतलब क्या, इसका जो लास्ट वाला सेल था वो अभी नहीं रहेगा, मतलब इसका भी Na ऐसे करेंगे तो के वाला सेल जैसा था रहेगा, एल वाला सेल जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन लास्ट वाला सेल हम लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो दे दिया उसने, तो वो वाला सेल नहीं रहेगा। तो सोडियम में के सेल में क्या था, 2 ठो इलेक्ट्रॉन था, तो पहले 2 ठो इलेक्ट्रॉन जैसा था रहेगा वैसे। उसके बाद एल सेल में कितना था, 8 ठो था, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 6 ठो, 8 ठो ऐसे रहेगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे देगा सोडियम, क्या अभी सोडियम नहीं रहेगा, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो समझ में आएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1 से 2 8 बन जाएगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट वाला सेल में जो इलेक्ट्रॉन सोडियम में क्लोरीन को दे दिया, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसका जो लास्ट सेल है उसमें वो एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, लेके Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या होगा, अभी क्लोरीन ये जो एक ठो इलेक्ट्रॉन ले लेगा सोडियम से करके, लास्ट वाला सेल में एक ठो इलेक्ट्रॉन को बिठा देगा। तो के सेल, एल सेल और एम सेल ऐसा है। तो क्लोरीन का के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 ठो इलेक्ट्रॉन था। उसके बाद एल सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन था, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 6 ठो और 8 ठो। और अभी लास्ट सेल में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, सोडियम से एक ठो मिला, मतलब पहले 7 ठो था और अभी 8 ठो हो जाएगा। तो देखो 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 6 ठो और 1 ठो 7 ठो था। ठीक है ना, अभी एक ठो इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिला, तो सोडियम से एक ठो इलेक्ट्रॉन मिलके ये लास्ट वाला सेल में बैठ जाएगा, ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका 2 8 7 से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 2 8 8 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। मतलब सोडियम क्या, अभी सोडियम प्लस में हो जाएगा और Cl माइनस में हो जाएगा, तो इन दोनों आपस में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोफिलेंट कंपाउंड है वो फॉर्मेशन होगा। क्योंकि सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस के बीच में क्या है, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग पढ़े थे वो अभी काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दोनों अपोजिट चार्जेस के बीच में होता है। तो सोडियम प्लस और Cl माइनस के बीच में भी होगा और दोनों को आपस में जोड़ देगा, जोड़ के सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होगा, मतलब NaCl फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तुम लोग का बुक में देखना ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया ऑर्बिटल डायग्राम करके, मतलब लीव्स डॉट स्ट्रक्चर करके। इसका छोटा वर्जन भी है, मतलब कैसे छोटा करके इसको हम दिखाएंगे। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा तुमको, तुम ऐसे भी दिखा सकते हो जैसे हम दिखाए, और अभी जो दिखाने वाले हैं वो भी दिखा सकते हो। ये बहुत ही छोटा होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो ये कैसे दिखाओगे, देखो सोडियम के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन था, 1 ठो इलेक्ट्रॉन था। तो ऐसे हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि पिछले ऑर्बिटल डायग्राम में हम लोग क्या किए थे, सोडियम का जो के सेल था, एल सेल था, हर एक में जितना इलेक्ट्रॉन था वो सब हम लोग दिखाए थे। लेकिन वो तो देखो, वो के सेल और एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बेकार है ना, क्योंकि सोडियम का वो इलेक्ट्रॉन तो रिएक्शन नहीं करेगा, वो तो अंदर में है। जो रिएक्शन करेगा वो लास्ट वाला सेल रिएक्शन करेगा। लास्ट वाला सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि वैलेंस सेल है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो रिएक्शन करेगा। के और एल तो नहीं करेगा, तो के और एल वाला इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे नहीं। जो रिएक्शन करेगा लास्ट वाला सेल में इलेक्ट्रॉन, वही हम लोग दिखाएंगे। तो सोडियम में देखो लास्ट सेल में 1 ठो इलेक्ट्रॉन था, 1 ठो इलेक्ट्रॉन दिखाए हम। उसके बाद देखो क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन में लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 7 ठो इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन्स था लास्ट सेल में। तो क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 ठो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो और 1 7 ठो। देखो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन वो हम बिगर वाला डॉट से दिखाए, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन वो छोटा वाला डॉट से दिखाए। अभी क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, 1 ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा करके Na प्लस में कन्वर्ट होगा, और Cl वो छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेके Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ से क्या होगा, सोडियम हो जाएगा सोडियम प्लस और Cl हो जाएगा Cl माइनस। ठीक है, और ये दोनों ही आपस में जुड़ के फॉर्मेशन करेगा क्या, सोडियम क्लोराइड और NaCl। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम पूछेगा तो ऐसे भी तुम दिखा सकते हो। अगर ऑर्बिटल डायग्राम पूछेगा तो जैसे पिछले किए थे वो सर्कल करके वैसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा देखकर तुम लोग का बुक में और 2 ठो दिया हुआ है, MgCl2 देखना दिया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड। सेम जैसे हम लोग NaCl किए थे वैसे ही करोगे। उसके बाद देखना कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी देखना दिया हुआ है बुक में, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी करोगे। ठीक है, तो और एक तो एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड वाला, ये दिखा देते हैं। ठीक है, जो MgCl2 है वो बुक में करोगे,
बुक में देखना दिया हुआ है, वो भी समझ में आ जाएगा। सेम प्रोसीड्यूर में होगा। पहले Mg को निकालोगे, Mg का एटॉमिक नंबर कितना है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना KLM करके। उसके बाद जो Cl2 है, Cl का तो हम दिखा दिए। उसके बाद जो ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके करना। डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ NaCl से यही डिफरेंस होगा, क्योंकि वहाँ पे MgCl2 दिया हुआ है। देखना वहाँ पे जो बुक में है वो MgCl2 है, ठीक है ना। तो MgCl2 अगर होगा तो Cl वहाँ पे 2 ठो होगा, एक ठो Mg रहेगा और 2 ठो Cl होगा। डिफरेंस सिर्फ यही होगा कि MgCl2 है, मतलब क्या, Cl 2 ठो होगा, मतलब तुम्हें Cl 2 ठो ऐसे डायग्राम करके 2 ठो Cl बनाना पड़ेगा, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या Mg वाला रहेगा। तो एक Mg क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को देगा, मतलब क्या होगा Mg2+ बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी तुम पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड का भी देखना बुक में दिया हुआ है, फिर भी ये हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो कैल्शियम अगर देखेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है। तो इसका अगर KLM करेंगे, हम KLM करेंगे तो इसका KLM करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा और 2 आएगा, ठीक है। इसमें 4 टो से मौजूद रहेगा, क्योंकि टोटल 20 टो है, मतलब 2882 KLMNN, ठीक है। अच्छा, मतलब लास्ट वाला सेल N है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ठो है, मतलब कैल्शियम क्या करेगा, ये लास्ट वाला सेल से 2 ठो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा करके कैल्शियम 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वैसा करेगा तो कैल्शियम का लास्ट वाला सेल M बन जाएगा जिसमें 8 ठो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट स्टेट अचीव कर लेगा तो कैल्शियम स्टेबल हो जाएगा। इसलिए कैल्शियम क्या करेगा, हमेशा कैल्शियम 2 ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2 ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, छोड़ के कैल्शियम 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम का स्टेट था 2 8 8 2, यहाँ पे बन जाएगा 2 8 और 8, मतलब कैल्शियम यहाँ पे एटम था जो कि न्यूट्रल था, यहाँ पे कैल्शियम 2+ में वो कैटायन बन जाएगा, मतलब क्या, पॉजिटिव आयन हो जाएगा जब न्यूट्रल नहीं रहेगा तभी, और ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम में अगर हम देखेंगे, कैल्शियम में तुम्हारा 20 एटॉमिक नंबर है, मतलब 20 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 20 ठो प्रोटॉन रहेगा। यहीं अगर कैल्शियम 2+ का तुम बात करोगे तो कैल्शियम 2+ में 2 ठो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और प्रोटॉन 20 ठो ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कैल्शियम का बात हो गया। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्साइड का बात करें, ठीक है। तो ऑक्सीजन में देखो क्या, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हर एक को पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब क्या, K में 2 ठो रहेगा, L में 6 ठो रहेगा, मतलब लास्ट सेल तुम्हारा कितना है, L है, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें, मतलब क्या, ये 2 ठो इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से लेगा ऑक्सीजन किसी और से, ताकि जो लास्ट वाला सेल है वो 8 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो ऑक्सीजन क्या स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या कोशिश करेगा, अपना जो 2 ठो इलेक्ट्रॉन है कहीं से मैनेज करके 2 ठो इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये O2- में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोला जाता है ऑक्साइड आयन, ठीक है। ये अभी ऑक्सीजन का स्टेट कितना था, 2 और 6, जो कि एटम था, न्यूट्रल था। यहाँ पे वो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका एक नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्साइड आयन या एनायन, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन में 8 ठो इलेक्ट्रॉन है, 8 ठो प्रोटॉन है, ठीक है। वहीं अगर O2- का बात करेंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अगर, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन रहेगा 8 ही, क्योंकि ऑक्सीजन से O2- कभी होगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तभी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और प्रोटॉन 8 पहले था, अभी भी 8 ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर का कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर अभी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यही हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कैल्शियम और ऑक्सीजन है, ये आपस में क्या जुड़ेगा, अभी जैसे NaCl हो रहा था, तो वो कैसे होगा दिखाते हैं। देखो देखो, पहले कैल्शियम को बनाते हैं। कैल्शियम क्या था, कैल्शियम क्या 4 ठो सेल था, 2 8 8 2, 4 ठो सेल था कैल्शियम का, ठीक है। तो कैल्शियम का बनाते हैं, कैल्शियम का ये 2 ठो 3 ठो 4 ठो, मतलब कैल्शियम का जो पहला वाला सेल जो K है उसमें 2 ठो इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद L में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा कैल्शियम का, 8 ठो, तो ये कैल्शियम का K सेल है, ठीक है। ये L सेल है, तो देखो 2 ठो 2 ठो 4 ठो 2 ठो 6 ठो 2 ठो 8 ठो, KL हो गया। M सेल, उसमें भी 8 ठो इलेक्ट्रॉन था, तो 2 ठो 2 ठो 4 ठो 2 ठो 6 ठो 2 ठो 8 ठो। उसके बाद N, उसमें 2 ठो इलेक्ट्रॉन था, तो N और एक ठो बना देते, उसमें भी 2 ठो इलेक्ट्रॉन था, तो ये हो गया कैल्शियम वाला 2882, ठीक है। ये कैल्शियम था। अभी कैल्शियम क्या करेगा, 2 ठो इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको देगा, O2- को देगा, तो लास्ट वाला सेल से 2 ठो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा अगर होगा तो कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका जो लास्ट वाला N सेल था वो अभी नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब उसका 3 ठो सेल हम लोग दिखाएंगे,
जो कि K होगा, L होगा और M होगा। ठीक है, K में कितने इलेक्ट्रॉन था, 2 ठो इलेक्ट्रॉन था तो 2 ठो बिठाओ। L में 8 ठो था, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, 2 ठो 8 ठो। ठीक है, M सेल में भी 8 ठो इलेक्ट्रॉन था, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो और 2 ठो 8 ठो। तो यह भी क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका जो स्टेट हो जाएगा वो स्टेट होगा वो 2 8 8 हो जाएगा। अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया है कैल्शियम, वो ऑक्सीजन ले लेगा, मतलब ऑक्साइड आयन ले लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या था देखो, ऑक्सीजन पहले कैसा था, ऑक्सीजन का 287 होगा। ठीक है, मतलब क्या, K सेल, L सेल और M सेल। ठीक है, K सेल में कितना रहेगा, 2 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा। L सेल में कितना रहेगा, 8 ठो, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, 2 ठो 8 ठो और M में 7 ठो, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, 1 ठो 7 ठो। तो ये क्या होगा, 2 ठो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेके O2- में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो सेल है 2 8 7, ठीक है, इसका तो ऑक्सीजन का 8 ठो रहेगा। ऑक्सीजन के क्लोरीन वाला हम कर दिए, ऑक्सीजन का 8 ठो रहेगा। तो ऑक्सीजन अगर 8 ठो रहेगा तो K होगा, L होगा और M होगा। K में तुम्हारा रहेगा 2 ठो इलेक्ट्रॉन, L में रहेगा तुम्हारा, एक सेकेंड रुको, इसको इरेज कर देते थोड़ा अच्छे से। L में रहेगा तुम्हारा 6 ठो इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 ठो, 2 ठो और ये 6 ठो, मतलब लास्ट वाला सेल नहीं रहेगा, 2 और 6 ऐसे रहेगा। K सेल में 2 ठो और L सेल में 6 ठो रहेगा। ठीक है, तो ये K सेल होगा, ये L सेल होगा, 2 2 4 5 6। ठीक है, अच्छा, ये अभी अगर 2 ठो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट जो L सेल है उसमें 8 ठो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका जो स्टेट था ये 2 6 था, ऑक्सीजन का एटम नंबर 8 था। 2 ठो लेगा तो ऑक्सीजन का क्या होगा, K सेल L सेल, K में 2 ठो जैसे था 2 ठो ही रहेगा, L सेल में क्या होगा, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो पहले से ही था, अभी 2 ठो और आ जाएगा, मतलब 8- मतलब 8 ठो हो जाएगा। इसका 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसका अभी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम देखो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जैसे NaCl का हुआ था वैसे ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो कैल्शियम था, कैल्शियम का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 8 8 2, मतलब लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था। ऑक्सीजन का लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो 2 ठो ऐसे दिखा रहे हैं, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो और 1 ठो 1 ठो, मतलब 6 ठो, 2 ठो 2 ठो 4 ठो 2 ठो 6 ठो। कैल्शियम करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, देके कैल्शियम 2+ में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन भी क्या होगा, 2- में कन्वर्ट होगा। कैल्शियम 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2- में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का देखो पहले से 2 ठो इलेक्ट्रॉन तो था ही, 2 ठो 2 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो 6 ठो इलेक्ट्रॉन था ही। अभी 2 और लेने से उसका 8 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब 1 ठो यहाँ पे ले लेगा, 1 ठो यहाँ पे ले लेगा। तो ऑक्सीजन का पहले से 6 ठो था, अभी 8 ठो हो गया। देखो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब ये क्या, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन 2- में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। ठीक है, 2 हम दिखा दिए, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड वाला। तुम MgCl जो मैग्नीशियम क्लोराइड वो खुद घर में करोगे। ठीक है, तो वो भी ऐसे ही होगा, ऐसे जितना देगा कि MgCl हो, पोटेशियम ब्रोमाइड हो, उसके बाद कॉपर क्लोराइड हो, जो भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और एग्जाम्पल है वो सब इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा, तो मुद्दे की बात क्या है कि इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक आयन होगा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होगा, जिसको एक कैटायन बोलते हैं और एक एनायन बोलते हैं। जो एटम है, जो मेन जो एटम है उसका पहले ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका रिडक्शन होगा। क्या बोले कि ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या होगा, पहले ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ना मतलब क्या, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और एक क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो उसका रिडक्शन होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए। तो इन टर्म्स ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम बोलेंगे तो ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, ऑक्सीडेशन उसी को बोलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो उसको, और अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड है, इसमें देखो एक एटम जो कि मेटल है,
वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मतलब वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, लेके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो वाला स्टेप क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब मेटल पार्टिसिपेट कर रहा है ऑक्सीडेशन में, और जो नॉन मेटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिडक्शन में, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होगा तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते थे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी लोअर क्लास में पढ़े हो कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसा रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोफिलेंट कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं वो वाला क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स प्रोसेस है, क्योंकि उसमें देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मतलब वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। और जो नॉन मेटल है वो क्या है, वो क्या कर रहा है, वो जो छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, लेके एनायन हो रहा है, मतलब वो रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियस हो रहा है। इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, वो एक रिडक्स रिएक्शन है, ठीक है। वो भी देखना तुम लोग का बुक में दिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल से यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन है। सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन है वो भी तुम्हारा क्या है, सोडियम और जो क्लोरीन एटम है वो कॉम्बाइन होकर ये सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो रहा है। तो रिएक्शन जो मेन रिएक्शन है, मेन रिएक्शन क्या होगा, सोडियम 2Na प्लस Cl2 2NaCl, ये मेन रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होने का, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में क्या, एक ऑक्सीडेशन वाला स्टेप होगा, एक रिडक्शन वाला स्टेप होगा, दोनों मिलके ये टोटल रिएक्शन आ रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है और जो रिडक्शन वाला स्टेप है, दोनों स्टेप है, इसलिए इसको बोला जाता है टू हाफ रिएक्शन। टू हाफ रिएक्शन, क्योंकि एक हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन के लिए होगा और एक हाफ रिएक्शन रिडक्शन के लिए होगा, दोनों हाफ रिएक्शन मिलके एक फुल रिएक्शन होगा, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो दो हाफ रिएक्शन कैसा होगा, पहला वाला हाफ रिएक्शन सोडियम के लिए होगा ऑक्सीडेशन पार्ट, दूसरा वाला हाफ रिएक्शन क्लोरीन के लिए होगा जो कि रिडक्शन वाला पार्ट। तो सोडियम वाला पार्ट में क्या है, देखो सोडियम 2Na, ये जो 2 दिया हुआ है ना, ये बैलेंस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये समझ जाओ कि ये 2 दिख रहा है, ये बैलेंसिंग करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि रिएक्शन को तो बैलेंस करना होता है। ये हम लोग लोअर क्लास में पढ़े थे कि बैलेंस करना है रिएक्शन को, ठीक है। तो ये 2 जो दिया हुआ है वो बैलेंस के लिए है। तो सोडियम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या छोड़ देगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है सोडियम, तो एक सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये क्या स्टेप है, ऑक्सीडेशन स्टेप है, ये पहला वाला हाफ रिएक्शन। अब Cl क्या करेगा, Cl2 क्या करेगा, ये छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन सोडियम का था, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेके क्या होगा, 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लेना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। समझ में आ रहा है। अब इसको हम दोनों को अगर जोड़ देंगे, क्योंकि 2 हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ना होता है, जोड़ेंगे तो क्या, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, ठीक है। तो मेन रिएक्शन क्या होगा, 2Na प्लस Cl2 2Na प्लस Cl माइनस, मतलब 2NaCl। समझ में आ रहा है, इस तरीके से होता है। इसको बोला जाता है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या, 2 हाफ सेल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक ऑक्सीडेशन था, एक रिडक्शन था, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होगा एक ही रिएक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सोडियम से ये जो सोडियम का जो स्टेप है, मतलब इसको अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं, ठीक है। 2Na प्लस Cl2, ये जो 2NaCl है इसको कैसे लिख सकते हैं, 2Na प्लस 2Cl माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, क्योंकि 2Na प्लस Cl माइनस कॉम्बाइन होकर 2NaCl होता है। तो इसको हम थोड़ा तोड़ के लिखेंगे, ब्रेक करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2Na प्लस 2Cl माइनस, ऐसे लिखेंगे। ये जो 2Na से 2Na प्लस वाला जो स्टेप है, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। और Cl2 से जो Cl माइनस है, यही रिडक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, देखना तुम लोग का बुक में ये एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसी को रिडक्स रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया कि रिडक्स रिएक्शन क्या है, ठीक है। मतलब ये जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन का, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है, मतलब रिडक्स रिएक्शन का। तुम लोग का देखना लास्ट में लिखा हुआ है कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एन एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी को हम लोग बोलेंगे जो ऑक्सीडेशन में मदद करता है, उसी को बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो रिडक्शन में मदद करता है।
तो ये पढ़ लेना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडेशन में मदद करता है, ऑक्सीडेशन होने में मदद करता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जो रिडक्शन में मदद करता है, रिडक्शन प्रोसेस में मदद करता है, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। तो तुम्हारा जो टोटल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे होगा, कैसे फॉर्मेशन होगा, ये सारा चीज़ इसमें डिस्कस हम लोग का 2 सेशन में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग जो पढ़ाएंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो गया। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट दिन हम लोग फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।